आशीष सूद जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी में। और देखिए, गृह मंत्रालय इनके पास है, ऊर्जा मंत्रालय इनके पास है, शहरी विकास मंत्रालय इनके पास है, इनके पास ट्रेनिंग का मंत्रालय भी है। इतना भारी भरकम मंत्रालय, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज़्यादा वजन आप ही के कंधों पर डाल दिया गया है। आप लोगों को कुछ मिल नहीं रहा, इसी तरह ऐसी कैलकुलेशन लगाते हैं। हम सीधी लाइन पे चल रहे हैं ना। देखिए, हर सरकार का हर अंग, सरकार से जुड़ा हर मंत्रालय, सरकार से जुड़ा हर विभाग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसके होना चाहिए। इसलिए ये कहना कि किसी के पास ज़्यादा वजन है, किसी के पास कम, हाँ, थोड़ा पूरा दिन चैनल पे चर्चा करने के लिए कुछ तो चीज़ें चाहिए, तो इसलिए आप इसे गिन सकते हैं। मगर हेल्थ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर शहर अच्छा होना है, उतना ही महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट है, उतना ही महत्वपूर्ण जल संचय और जल विभाग है। ये सब विभाग अपने आप में उतने ही महत्वपूर्ण है। मैं इसको इस नज़रिए से नहीं देखता। आपके देखने की मजबूरी को मैं समझ सकता हूँ, मैं उसे कहूँगा नहीं। आशीष सूद जी, आपकी परवरिश दिल्ली की है, दिल्ली में आप पले बढ़े और अब मंत्री बन गए हैं। छात्र राजनीति से आपने अपने करियर की शुरुआत की। आज जब आप मंत्री बन गए हैं तो आपने पहला जो बिल लेकर आए वो आए फीस रेगुलेशन को लेकर। लेकिन कुछ भी अभी ऐसा है जिसको लगता है कि आपके दिल में था कि जब मैं कभी मंत्री बन जाऊंगा तो ये काम मुझे करना है? मैं जब छात्र संघ का अध्यक्ष था तो बसों में ट्रेवल करते थे, स्कूटर वगैरह भी तब कम ही हुआ करते थे। तो उस जमाने से मुझे लगता था जब बस खराब होने के बाद पीछे सब कुछ रुक जाता था। आज भी रुक जाता है? आज भी रुकता है। अभी इसमें बहुत कुछ होना है। रोड पे एक ब्रेकडाउन होने के बाद बस रुकता है। मैं उस जमाने में सोचता था कि दिल्ली के पास अपना एक हेलीकॉप्टर हो, परिवहन विभाग के पास। उसने देख लिया। तब इंटरनेट और बाकी सब चीज़ों के बारे में कल्पना ही नहीं थी। मैं 85-86 में कॉलेज यूनियन में जीता और 88-89 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन जीता। तब ये ड्रोन और ये सब कल्पना ही नहीं थी। तो हमारा हेलीकॉप्टर हो, उससे देखें और उल्टी दिशा से रिकवरी वैन जाए और उसको हटा दे, ऐसी व्यवस्था खड़ी हो, ऐसा मैं सोचा करता था। अब प्रशासन में अलग किस्म की चुनौतियां हैं। प्रशासन में स्कूल एजुकेशन में ही एआई का इतना सारा रोल है, तो इसलिए अब अलग किस्म की चुनौतियां हैं। मगर हाँ, प्रशासन में रोज नया सीखने को है और नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस में हर दिन इनोवेशन, हर दिन नए तरीके से जनता तक लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ स्कीम्स एंड गवर्नेंस, ये एक अपने आप में चुनौती है जिसे मैं आज मानता हूँ। जी, आपने मनीष सिसोदिया जो कि शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपने पूरे कैंपेन के दौरान केजरीवाल की सरकार ने कहा कि शिक्षा में हमने बहुत कुछ किया है, आपके पास वही मंत्रालय आ गया है। लेकिन आज भी दिल्ली में ऐसा लगता है कि जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो बेलगाम हैं। आज भी आम पेरेंट्स को अपने अधिकारों के लिए कोर्ट का रुख करना पड़ता है। ऐसा लगता है कई बार कि सरकार होते हुए भी वो निहत्थी है। आज भी का अर्थ, आज भी करना पड़ता अर्थ क्या इन 4 महीने में दिल्ली के किन्हीं परिवारों को, किन्हीं पेरेंट्स को किसी स्कूल के खिलाफ कोर्ट में जाना पड़ा है? क्या इन 4 महीने हमारी सरकार हुए, 5वां महीना शायद आज पूरा हो गया अगर गिनती गिनूं, तो बताइए इन 5 महीनों में जाना पड़ा है? यहां इतने लोग बैठे हैं, पिछले 20 साल में, 25 साल में क्या आपके पास ऐसी घटनाएं नहीं आई कि आपके बच्चे स्कूल जाते थे, फीस बढ़ा दी गई, आपके बच्चों को जबरदस्ती इसी स्कूल से जाकर बुक्स खरीद, इसी दुकान से बुक्स खरीदोगे, इस दुकान से यूनिफॉर्म खरीदोगे? क्या ऐसा नहीं होता था? क्या इन 5 महीने में हुआ है? इन 5 महीने में एक भी पेरेंट्स को जाकर केस नहीं करना पड़ा है। दीज आर ऑल लीगेसी इश्यूज, लाइक द लीगेसी वेस्ट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली। उस तरह ये लीगेसी इशू हमें मिले हैं। हमारे पास इकोसिस्टम नहीं है साहब, जो इसको बजा बजा के कि हमने, मतलब 2004 में मॉडर्न स्कूल वर्सेस
दिल्ली सरकार मुकदमा हुआ, स्कूल अपनी जीत कर आ गए, उसमें एक फैसला हुआ, उसको 2018 में, 2015 में, 2020 में, 22 में डीपीएस कोर्ट में जाना पड़ा। डीपीएस का आंदोलन 2022 से चल रहा है। मैं बार बार उसके आप अभी गूगल करिए डीपीएस का आंदोलन कब चल रहा है। यही सरकार मिलती नहीं थी, यही पेरेंट्स कहते थे। तो ये हमारा किया हुआ नहीं है। जो शिक्षा क्रांति के जनक होने का दावा करते हैं, 1973 के दिल्ली स्कूल एजुकेशन रेगुलेटरी एक्ट्स के साथ दिल्ली का स्कूल एजुकेशन चलता है। आप मुझे बताइए 1973 में दिल्ली कितनी थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट एक ब्लैक बोर्ड पे लगता था। सीजेएम, कोलंबस और जेवियर्स, ऐसे 3-4 कॉन्वेंट स्कूल दिल्ली में थे। तो वो दिन कब आएगा जब सरकारी स्कूलों में लोग बच्चे पढ़ाने के लिए बेताब रहेंगे और आपके पास फोन आएंगे कि सूद साहब मेरे बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में करा? अगले साल आप जरूर हमें कहोगे कि इस स्कूल में हमारे बच्चे का एडमिशन करा दो। और आज भी है, मैं बताता हूं क्यों। हमने 75 सीएम श्री स्कूल बनाने का दावा किया है। आप सब यहां एफ्लुएंट पीपल ऑफ द सोसाइटी बैठे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के पास 38,875 रूम्स हैं। आज कैन यू बिलीव, आज दिल्ली में, नेशनल कैपिटल में, विकसित भारत की विकसित दिल्ली में 38,000 कमरों में सरकारी स्कूल में केवल 790 स्मार्ट क्लासरूम्स थे, वो भी सीएसआर से मिले हुए थे। जो शिक्षा की क्रांति की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी के बिना शिक्षा में कैसी क्रांति होगी? आप जानकर हैरान होंगे, 1070 सरकारी स्कूल्स में से 1070 सरकारी स्कूल्स में आज 100 लैब हमने एक फाउंडेशन से जीतने के बाद डोनेशन लिया है, सीएसआर लिया है। उन 100 के अलावा पिछली सरकार एक भी फंक्शनल कंप्यूटर लैब देकर छोड़कर नहीं गई है। और मैं इसको आपके एक प्रबुद्ध चैनल पर समाज के एफ्लुएंट लोगों के साथ पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। आपके चैनल को इनवाइट करता हूं, चलिए मेरे साथ किसी भी स्कूल में चलिए। एक भी स्कूल में फंक्शनल कंप्यूटर लैब नहीं थी। आज के इस दौर में दिल्ली जैसे शहर में जब बच्चा मां से फीड ले रहा होता है, 2 साल का, जब मां उसे खिलाती है, खाना नहीं खाता तो उसके हाथ में मोबाइल देके उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उस दौर में एक भी फंक्शनल कंप्यूटर लैब के बिना शिक्षा की क्रांति की उम्मीद, बस छत्तीसगढ़ के एक आईएएस अधिकारी हैं, वो जिस जिले में कलेक्टर तैनात थे, उन्होंने अपने बच्चों, मैं समझ नहीं पाया किसका नाम लिया। छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी हैं, जिस जिले के कलेक्टर थे वहीं पर उन्होंने स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराया। 3 साल बाद ये स्थिति आ गई कि उस स्कूल में न केवल शिक्षा का स्तर बढ़ गया, बल्कि उस स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाने के लिए हर सरकारी कर्मचारी बेचैन होने लगा। क्या आप दिल्ली में एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये कर सकते हैं कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को कहें कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली सिस्टम? मैं आपको बताता हूं, सुनिए। कुछ बुजुर्ग हैं मेरे से बड़ी उम्र के, ये बताएंगे दिल्ली में क्या आज से 25 साल पहले, 40 साल पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों से आईआईटी में लोग नहीं जाते थे? क्या डॉक्टर नहीं बने दिल्ली के सरकारी स्कूलों से? क्या दिल्ली के सरकारी स्कूलों से निकलकर लोग सिविल सर्वेंट्स नहीं बने? देखिए, डिमांड एंड सप्लाई के खेल में हमने दिल्ली की जनता को, वी फेल्ड पीपल ऑफ दिल्ली। 1000 स्कूल के बदले 1700 प्राइवेट स्कूल क्यों बन गए? हमने लगातार स्तर गिराते चले गए, हमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ये केवल गरीबों के लिए, एफ्लुएंट लोगों के लिए प्राइवेट स्कूल है। इसलिए हां, ऐसा होना चाहिए। मैं आज तो इसके लिए मैं किसी को कह नहीं सकता, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई हैव्स, जिसके पास साधन है, एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है दिल्ली में, जो ये चाहती है मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, उसको आज मेरे स्कूल की गुणवत्ता पे शक है। आपके प्रश्न में ही आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। अगर जो लोग कहते थे शिक्षा में क्रांति कर दी होती तो हो ही क्या होता? आपने अपने पहले प्रश्न का जवाब इसी में दे दिया कि आपने मुझसे पहले पूछा, मनीष सिसोदिया कहते थे शिक्षा में क्रांति थी, और आपने बोला उनके ही बच्चे नहीं जा रहे थे, ना स्टाफ के बच्चे, ना नेताओं के बच्चे। इसलिए 1 साल बाद
एक हमारे पास दो गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। एक साल बाद हम ऐसी स्थिति में जरूर आएंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होगा कि हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे कि जो आए हमारे पास पढ़ें। 3 साल के अंदर अंदर हमारा हर स्कूल निपुण सर्टिफाइड स्कूल होगा। एफएलएन लर्निंग आउटकम्स में, एफएलएन आउटकम्स में हम देश में अव्वल आने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। पिछली सरकार ने तो एफएलएन के ऊपर काम ही नहीं किया ना, मैं इसलिए पिछली बार में बात ही नहीं करना चाहता। जब मैं 3 साल बाद इस स्थिति में आ जाऊंगा, जब मैं एफएलएन आउटकम्स को अपग्रेड कर लूंगा, हाँ 3 साल के अंदर अंदर इस सरकार के इस टेन्योर को पूरा करने से पहले हमारे पास ऐसा एक बड़ा वर्ग होगा जो दोबारा इन सरकारी स्कूलों पर भरोसा करेगा, जहां मेरिट होती है। बस 5 सेकंड और। आज भी बड़े से बड़ा सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है, बहुत बड़ा सामर्थ्यवान व्यक्ति है, बहुत गंभीर बीमारी हो जाए, बहुत सामर्थ्यवान है, अमेरिका में भी जाके इलाज करा सकता है, तो सेकंड ओपिनियन लेने के लिए कहता है एक बार एम्स चलते हैं। सरकार पर इतना विश्वास है गुणवत्ता के कारण, वो गुणवत्ता हमें दोबारा इन स्कूल्स में लानी होगी। उसके लिए हमारे पास रोड मैप तैयार है। जी, शिक्षा विभाग पर यह आरोप लगता है कि प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ शिकायत आने पर वो कड़ाई से एक्शन नहीं लेते हैं। हाल ही की घटनाएं 4 दिन पुरानी, डीपीएस आरके पुरम में एक बच्चा स्कूल में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी के बावजूद मोबाइल ले गया और उसने अपने क्लास के और क्लास के बाहर भी, स्कूल से बाहर कुछ बच्चों के फोटो खींचे। अब ये जब बात स्कूल को पता चली तो उस बच्चे को सस्पेंड कर दिया 15 दिनों के लिए, लेकिन साथ में उन बच्चों को भी सस्पेंड कर दिया जिनके फोटोग्राफ उसने अपने मोबाइल में कैप्चर किए थे। अब पेरेंट्स जब शिकायत कर रहे हैं तो स्कूल कह रहा है कि नहीं, ये भी सस्पेंड होंगे, ये इसके क्राइम में साथ में है। ये तो जो न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत उसके खिलाफ है। ये एडमिनिस्ट्रेशन या स्कूल के चलाने के नियमों से संबंध नहीं है। हर स्कूल में एक डिसिप्लिन, मैं डीपीएस को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, सबसे ज्यादा वेहेमेंटली डीपीएस के खिलाफ हम ही लड़ रहे हैं, हम ही लड़ रहे हैं। बच्चे को आप सस्पेंड कर दिया, हमने मोबाइल ही पहली बार जिन बच्चों के फोटो खींचे उनको भी सस्पेंड कर दिया। देखिए ये एक डिसिप्लिन से संबंधित मामला है। मैं इसका जवाब दूं इससे पहले आई वांट टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। हमारा डीपीएस के, आई एम नॉट प्रोटेक्टिंग व्हेन आई रिप्लाई टू दिस, हम ही पहले व्यक्ति हैं जिसने दिल्ली के इतिहास में डीपीएस में जांच करने के लिए डीएम को भेजा, डीए और एक वीसी को भेजा, और उनको हमारी रिपोर्ट के कारण डीपीएस को बैक फुट पे आना पड़ा। हैविंग सेड दिस, हैविंग पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, मैं इतना कहना चाहता हूं, ये कोई स्कूल के प्रशासन कानून से संबंध में नहीं है। स्कूल चलाने के लिए आप अपना कार्यालय चलाते हैं, आप एनडीटीवी का ऑफिस चलाएंगे, इसका कोई डेकोरम होगा, इसके कोई नियम होंगे, कायदे होंगे। वो कायदे बनाने का अधिकार आपके पास है। लेबर लॉज को आप फॉलो करें, आप साइबर लॉज को फॉलो करें, आप सैलरीज के लॉज को फॉलो करें। इस समय में रेगुलेशन में सरकार आएगी, ये रेगुलेशन का मामला नहीं है। जहां वो क्या घटना थी, क्या घटना नहीं थी, इस संदर्भ में डीपीएस और वो पेरेंट्स जानेंगे। रही बात स्कूल बेलगाम होते हैं, मैंने पहले कहा, ये पिछले सालों से लगातार चलता आया हुआ मामला है। हमने इसके संदर्भ में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, फी एक्ट लेके आ रहे हैं, और हम तो ये भी चाहते हैं, मैं आज आपके सामने आए, पुट द बॉल रोलिंग, आई सेट द बॉल रोलिंग। 1973 का एक्ट है, 1973 के एक्ट को भी दिल्ली की जनता डेलिबरेट करे, हमें सुझाव दे, क्या इसको भी बदलना चाहिए? क्या वो जो कानून उस समय पे कानून थे, ठीक है, उस समय पे तो कानून था, टीचर बच्चे के चपत भी मारता था, क्लास के बाहर नील डाउन भी कर देता था, मैं भी नील डाउन हुआ हूं, मगर आज किसकी हिम्मत है? वक्त बदल गया है, तो उन कानूनों को बदलने की आवश्यकता है, जैसे देश में अन्य कानून बदल रहे हैं। तो दिल्ली की जनता हमें सुझाव दे, इसी में से रास्ता निकलेगा। अन्य राज्यों में जिलाधीश यानी डीएम, मतलब एक कानून की ताकत से स्कूल चलते हैं। दिल्ली में सिविल कानून है जो डीएसईआर ने बनाया, वो हमारे डायरेक्टर एजुकेशन के आधार पे है। और चीजों को बदलने की क्या आवश्यकता है? क्या रेगुलेशन हो या पनिशेबल ऑफेंसेस की तरफ चले, इस सब पे हम डेलिबरेट करेंगे। अभी हमने परंतु इन पे लगाम देने के लिए फी एक्ट को हमने अपने कैबिनेट में पास किया है। दिल्ली सरकार के नारे अलग अलग जगहों पर लिखे रहते हैं, स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली, लेकिन ना तो दिल्ली स्वच्छ हो पा रही है,
ना सुंदर हो पा रही है। बड़ी चुनौती है आपके लिए। जी हाँ, चुनौती है, हम इसे मानते हैं, ये चुनौती है। हमने और मुख्यमंत्री जी ने, उनके नेतृत्व में हम सब ने ये तय किया है, पिछली सरकारों ने ये नहीं किया, इस पर बात नहीं करेंगे। ये नहीं किया, इसीलिए ये चुनौती है। आज जो वेस्ट मैनेजमेंट, अगर वेस्ट मैनेजमेंट के संदर्भ में नई टेक्निक्स को अपनाना पिछले समय में भी अपनाया जा सकता था, अगर पिछली सरकार नगर निगम के साथ सौतेला रवैया ना करती, नगर निगम के पैसे फाइनेंस कमीशन के आधार पर जो नगर निगम को टैक्स का हिस्सा मिलना चाहिए था वो दिया जाता रहता, तो नगर निगम अपना काम ठीक कर पाता। तो हम धीरे धीरे यूं कहें कि नगर निगम ने अपना अच्छा काम नहीं किया, इसलिए लोगों ने हाउस टैक्स देना बंद कर दिया। देखिए, हाउस टैक्स देना बिल्कुल बंद नहीं हुआ, हमारा टैक्स का नेट मेरी जानकारी के अनुसार लगातार बढ़ ही रहा है। देखिए, दिल्ली एवर ग्रोइंग स्टेट है। हम वो राज्य हैं जहां हर वर्ष लोग आते हैं और हम खुली बाहों से उनका स्वागत करते हैं। दिल्ली 1957 में जब डीडीए का गठन हुआ, जुलाई के आसपास, कभी 1484 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में थी, आज भी उतनी है, आगे भी उतनी रहेगी। तो वर्टिकल सिटी बननी चाहिए, बढ़ाएंगे, दाएं बढ़ाएंगे। इसलिए दिल्ली में लैंडफिल साइट आज बताइए, अगर आज आरके पुरम के पास खाली जमीन पर वो लैंडफिल साइट ओवरग्रोन है, लीगेसी बढ़ेगी, होते होते वो वेस्ट खत्म होगा। आज एक नई साइट बनाने जाऊं, बताओ कौन बनाने देगा हमें? तो क्या इसके लिए नई टेक्नोलॉजी अपनाकर सॉलिड वेस्ट को एट सोर्स सेग्रीगेट करके वहीं कहीं छोटे छोटे तरीकों से नई टेक्निक्स के साथ इसको डिस्कार्ड करना जरूरी है या नहीं है? ये सब के लिए रिसोर्सेज चाहिए। उन रिसोर्सेज को सरकार को, नगर निगम को स्थानीय निकाय मानते हुए उसे देना चाहिए था पिछली सरकार को। मैं कोई निंदा स्तुति गान में नहीं पढ़ना चाहता। हम आज भी 3 नए टेंडर नगर निगम में होने वाले हैं, हमने उन्हें संपर्क किया है। आइए, अगर आपके पास साधनों का अभाव होगा, सरकार प्रयास करेगी, केंद्र सरकार के पास जाएंगे। देश की कैपिटल है दिल्ली, देश की कैपिटल में अगर इस प्रकार का हालात हो, हम सबके लिए, किसी भी दल का क्यों ना हो। आप लैंड पूल पॉलिसी लेके आए हैं, उसमें लोगों की भागीदारी कम है, बल्कि बिल्डर्स लैंड पूल बना रहे हैं और उसके बाद वो सरकार के पास जा रहे हैं। आम लोगों की भागीदारी, शहरी लोगों की नहीं हो पा रही है। आउटर स्कर्ट में किसान तो फिर भी सामने आ जा रहे हैं। आम लोगों की, आम शहरी की, लाजपत नगर के लोगों की, जीके के लोगों की, या दूसरे इलाकों के ऐसे कॉलोनीज के लोगों की भागीदारी बढ़े, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, अभी मास्टर प्लान दिल्ली का 2021 का मास्टर प्लान आना है, 2025 हो चुका है। इसी तरह 2001 का प्लान 2007 में नोटिफाई हुआ था। होते होते UER 3 आज बना नहीं पा रहे हैं हम, क्योंकि उसमें क्या डिलेज हैं ये जो टाउन प्लानर्स हैं और जो अर्बन एक्सपर्ट्स हैं वो बेहतर बताएंगे। लैंड पूलिंग पॉलिसी को भी आज 11-12 साल हो गए हैं, वो इट इज़ नॉट एबल टू टेक ऑफ। तो दिल्ली का अर्बन डेवलपमेंट विभाग, केंद्र के अर्बन डेवलपमेंट विभाग को दिल्ली की जनता के सुझाव देकर आने वाली बची हुई दिल्ली की ग्रीनरी को, जहां हम रेजिडेंशियल हिस्सों में कन्वर्ट करने का हमारा लक्ष्य है, वो कैसी हो, कैसी बेहतर बने, उसमें ये सब सुविधाएं हो पाएं, इसके बारे में हमारा केंद्र के अर्बन डेवलपमेंट विभाग के साथ चर्चा चल रही है। दिल्ली ऑलरेडी एक बसा हुआ शहर है, यहां की टाउन प्लानिंग उसी हिसाब से करनी होगी। अन्य राज्यों में जब म्युनिसिपल लिमिट्स बढ़ती है तो आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज रहते हैं नए प्रयोगों को करने का। जैसे जहां जहां मेट्रो जा रही है वहां TOD पॉलिसी आ रही है। दिल्ली में उस TOD पॉलिसी वैसी अगर सेम टू सेम लेकर आएंगे तो शायद नहीं चल पाएगी। दिल्ली की सारी मेट्रो सेंट्रल वर्ज पर चल रही है, तो शायद ना चल पाए। इसलिए बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के साथ दिल्ली के डेवलपमेंट लैंडस्केप को हमें प्लान करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि समन्वय के साथ मुख्यमंत्री जिस प्रकार से, माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से केंद्र सरकार के साथ लगातार डेलिब्रेशंस में है, केंद्र सरकार भी खुले हाथों से चर्चा कर रही है हमारे साथ।
हम प्रयास करेंगे कि वो सही दिशा में जाए। पहले तो ऐसा होता था, केंद्र सरकार बताती थी ये 20 स्पॉट है, यहाँ से थोड़ा बस स्टैंड को आगे कर देंगे तो दिल्ली में थोड़ा इस रोड पे ट्रैफिक दूर हो जाएगा। लोग उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। प्रधानमंत्री आवास योजना लगा हुआ था, यहाँ बहुत सारे युवा लोग बैठे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आपके टैक्स पेयर से, आपके माता पिता के टैक्स के पैसे से 50,000 मकान बने हुए थे दिल्ली में। प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा था, गरीबों को दिए नहीं, ये बोल के कि इस पे मुख्यमंत्री आवास योजना लिखोगे तो कहा साहब आप सरकार को पैसा देके वैसे दे दीजिए। अच्छा ये बताइए, वो सब कूड़ा हो गए। आज उन मकानों को ठीक करने के लिए हजारों करोड़ रुपए हमें खर्चना पड़ेगा, तब हम झुग्गी ड्वेलर्स को, जो जिसे तथाकथित स्लम कहा जाता है, उनको दे पाएंगे। दिस वॉज द सिनेरियो ऑफ डायलॉग एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट डेवलपमेंट टू हैपन इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो? आशीष जी एक सवाल लूंगा आपसे, आप ये कब तक कर पाएंगे कि जब बारिश हो तो हमें ये ना लगे हम डूबते तैरती दिल्ली में रह रहे हैं? देखिए, पॉपुलिस्ट होने के लिए बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं। हमारी सरकार में बारापूला के नाले पर मुख्यमंत्री स्वयं गई। पिछली सरकार ने हिम्मत नहीं जुटाई बारापूला के फ्लड प्लेन में। जो आप कर रहे हैं वो मान रहे हैं हम, जहां, लेकिन कब तक कोई डेडलाइन तो नहीं पड़ेगी? देखिए, इसमें डेडलाइन देना गलत होगा। मैंने पहले बताया, मैं उदाहरण आपको, मैं सूरत गया, बड़ी भयंकर बारिश हो रही थी उस दिन, जहाज हिलता डुलता सूरत उतरा और ये एयर इंडिया हो चुका था, डरते डरते हम भी सूरत उतरे। बड़ी भयंकर बारिश थी, 15 मिनट में 30 मिनट में पानी निकल गया। मैं उससे एक दिन पहले वीडियोस देख रहा था। मैं उनके कमांड सेंटर में गया, दे हैव अ सेपरेट सीवेज सिस्टम, सेपरेट है, रेन वाटर स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का बड़ा नेटवर्क सेपरेट है। इन सब चीजों को खड़ी हुई दिल्ली में डेवलप करना, इसकी डिजाइनिंग करना, इसमें समय लगेगा। हम इस पर छोटे मजबूत और दृढ़ कदमों से काम कर रहे हैं। हमने सब आज बताइए, आप पालम का अंडरपास देखिए, मिंटो ब्रिज देखिए, हम कुछ कुछ कदमों पे हम आगे बढ़े हैं। हम लगातार कहते थे पीडब्ल्यूडी का घोटाला हो रहा है, रेन वाटर के ड्रेन्स और पीडब्ल्यूडी की मेन रोड्स पे सफाई नहीं होती थी। हम इसकी डिजाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं 5 सेकंड में पूरा कर दूं। हम इसकी डिजाइनिंग कर रहे हैं, हम कृत संकल्प हैं। इसीलिए 1 साल का गोल, 3 साल का गोल, शॉर्ट टर्म गोल, बड़े बड़े जो स्पॉट्स हैं, धौला कुआं है, अंडरपास हैं, ये सब जाम ना हो, इसकी व्यवस्था करना। लुटियन भी ना डूबे, आपने वो भी चित्र देखा है। राम गोपाल यादव जी बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनको गोदी में उठा के लोगों ने लुटियन दिल्ली से पार कराया अपने घर के बाहर। तो 1 साल के अंदर, कुछ समय के अंदर, ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स में हम इन बड़ी जगहों को, जिससे पब्लिक का, जो जैसा आपने कहा डूबते तैरते दिल्ली ना जाना पड़े, उसको पार करें। और फिर बाकी एक लॉन्ग टर्म गोल में इसकी सस्टेनेबल डिजाइन मॉडल निकालें, कैसे इस पानी को किसी कॉलोनी के अंदर ही कितने ईटीपीज हमें लगाने हैं, कहाँ करना है, रीयूज कर पाए, कई सारी चीजों पर हम यमुना की विचार कर रहे सफाई हैं। की तो डेडलाइन दे पाएंगे आप? देखिए, यमुना की सफाई की भी आज आप डेडलाइन अगर कहें तो ये डेडलाइन देना कठिन है, मगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर ये कहा है, गारंटी दी है कि यमुना साफ होगी, तो मैं मानता हूं कि देश मानता है कि प्रधानमंत्री जी की गारंटी यानी पूरी होने की गारंटी होती है जी। हम लोग यमुना में गिरने वाले सारे नालों पर ईटीपी लगवा दें, उसको साफ करने का एसटीपी लगवाकर उसको साफ करके वहां गिरे। बाकी यमुना के फ्लड प्लेन में उसको बढ़ना है, अगर यमुना को, उसकी ड्रेजिंग का काम चल रहा है लगातार, और बहुत सारे काम चल रहे हैं। हम यमुना में के आसपास, उसके कहा जाता है किसी नदी को अगर जीवंत होना है तो आसपास उसके फ्लड प्लेन में एक छोटा मोटा जंगल जैसा हो, सब समय समय पर उसके फ्लड प्लेन में झुग्गी बसाकर, लोगों को बसाकर खत्म हो गया। बहुत सारे डायमेंशंस पर काम होना है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारे लिए दुआ करिए, हमें अपनी गुड विशेस दीजिए कि हम इसको टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन कर सके।
मे बी अभी तो हमें थोड़ा समय हुआ, वी हैव टेकन ठीक है। ओवर द रियंस ऑफ तो फ्रॉम दिल्ली द ने आपको प्रीवियस वोट भी गवर्नमेंट। दिया है, दिल्ली आपको दुआ भी दे, लेकिन आपकी बात में एक बात समझ में आई हमें कि भले ही डेडलाइन नहीं दे रहे हो, लेकिन निश्चय आपके मन में है दृढ़ कि इसको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष दूत जी आपका एनडीटीवी में इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।